बढ़ते हैं आगे। अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री, उनसे बात की है हमारे साथी अरविंद चतुर्वेदी ने। आइए सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं मिर्जापुर में हूं और अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से तीसरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही हैं। अनुप्रिया पटेल किसी परिचय का मोहताज नहीं है और इन्होंने अपने काम से मिर्जापुर को बेहतर बनाने की कोशिश की। अभी मैं रास्ते में था तो मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें आपने यहाँ पे बनाए गए सभी पुलों के नाम के साथ क्या क्या काम हुआ है मिर्जापुर शहर में और कैसे मिर्जापुर को आपने अपने से जोड़ा है, जनता से जोड़ा है, उसके बारे में बातचीत कर रही। अभी ऐसा क्या लगता है कि और क्या होना चाहिए मिर्जापुर में? अभी क्या आपकी सपने क्या क्या बच गए हैं जो इस बार जीत के बाद आप उसको पूरे करेंगे? सपने तो जब मैं 2014 में मिर्जापुर से सांसद पहली बार चुनी गई थी, तब से ही आंखों में पल रहे थे। बहुत सारे सपनों को हकीकत में तब्दील करने का जनता के आशीर्वाद से मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मोदी सरकार की योगी सरकार की तमाम योजनाएं आई और मिर्ज़ापुर में बड़े पैमाने पर विकास के कार्य हुए। केंद्रीय विद्यालय, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, 50 बेड का आयुष अस्पताल और पासपोर्ट ऑफिस, बड़े बड़े हाईवेज, रेलवे स्टेशन हमारे अमृत भारत स्टेशन योजना में आए। बड़े बड़े पक्का पुल, पीपा पुल का निर्माण हुआ। अगले एजेंडा में मैंने अपने मन में एक स्वप्न रखा है जिसे मुझे पूर्ति करनी है। जनता का आशीर्वाद मिलेगा तीसरी बार तो आगे यहाँ पर जो एक सिंचाई की दृष्टि से समस्या है अभी, जिसके लिए इन 10 वर्षों में भी मैंने अनेक प्रयास किए हैं और भविष्य में इसको और धार देने की कोशिश होगी। मंत्री जी, एक और लोगों के सवाल थे, मैं आ रहा था। इनका कहना था कि मिर्जापुर में शहर में सड़कों को और बेहतर करने की जरूरत है, क्योंकि शहर जो है पुराना है, बहुत सारी सड़कें बहुत छोटी हैं। मुझे लगता है कि अगर वहाँ पे विस्तार किया जाए तो शायद मिर्जापुर और भी बेहतर हो सकता है, क्योंकि अब आपका विंध्य कॉरिडोर बन गया है। बनारस से लोग जो है पुल पार करके बड़ा आसानी से आ जाते हैं, क्योंकि पुलों की संख्या तो आपने गिनवाई। तो अगर वो चीज़ें और आसान हो जाए तो मैं समझता हूँ कि जनता और उनको ज़्यादा सहूलियत होगी। देखिए, सड़कों के उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण का जहाँ तक विषय है, पूरा जनपद आप जानते हैं भौगोलिक दृष्टि से बहुत विस्तृत है और ग्रामीण इलाका बहुत ज़्यादा है। मिर्ज़ापुर में मैंने बड़े बड़े हाईवेज बनवाने पर भी ध्यान दिया है और गांव तक की सड़कों को सुदृढ़ कराया है। शहरों की सड़कों को भी काफ़ी हद तक पहले की अपेक्षा, अगर आप 10 साल पहले की सड़कों से तुलना करेंगे तो बहुत सड़कों में काम हुआ है और ये मैं समझती हूँ कि एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। सड़कें बनती हैं, ध्वस्त होती हैं, उनका रिपेयर, मेंटेनेंस और नई सड़कें बनने का जो काम है वो लगातार मिर्ज़ापुर में चल रहा है। इतना बड़ा जिला है और इसमें कभी भी इसकी रफ्तार में कोई कमी नहीं आई है। जितना भी और काम बाकी रह गया है, 10 साल में बहुत काम हुआ है, आगे भी वो सब किया जाएगा। इंडिया गठबंधन इस बार एक साथ आप देख ही रहे हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर लड़ रहे हैं। उसके बाद और भी बहुत सारे लोगों ने आपके खिलाफ यहाँ पे ताल ठोक रखा है। कितनी चुनौती महसूस कर रही हैं? मतलब क्योंकि अंतर आपका जीत का बड़ा था, तो क्या लगता है इस बार अंतर और बढ़ेगा या कुछ चुनौती थोड़ी बहुत महसूस कर रही हैं, आपको लग रहा है? देखिए, चुनावी रण में ये लोकतंत्र है, किसी को भी आने की स्वतंत्रता है और मेरे खिलाफ भी कई छोटे बड़े दलों से, इंडिया गठबंधन से या तमाम निर्दल प्रत्याशी भी हैं, लेकिन मैं किसी प्रतिद्वंदी का ख्याल नहीं कर रही हूँ। मैंने अपना 10 वर्षों में जो काम किया है, मिर्ज़ापुर की सेवा करने का जो मुझे अवसर मिला है, उसके आधार पर मैं तीसरी बार अपने 10 साल के रिपोर्ट कार्ड को लेकर जनता के बीच में हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि मिर्ज़ापुर का आम मतदाता मेरे 10 वर्षों के विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड देखकर निश्चित रूप से मुझे तीसरी बार जनपद की सेवा करने का अवसर देगा। अनुप्रिया जी, आपको क्या लगता है यहाँ जाति और धर्म हावी है या भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार की नीतियाँ हावी? देखिए, भारतीय सामाजिक संरचना में जाति के फैक्टर को कभी भी आप नेग्लेक्ट, इग्नोर नहीं कर सकते। हर जाति, धर्म, बिरादरी की भागीदारी लोकतंत्र में होनी चाहिए, ऐसा अपना दल मानता है और हमारी कोशिश यही रही है हमारे एनडीए गठबंधन की कि हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को अपनाया है और सरकार की जो तमाम विकास की योजनाएं रही हैं, गरीब कल्याण की योजनाएं रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की जो योजनाएं रही हैं, उसका लाभ हर जाति, बिरादरी, हर धर्म, मजहब के लोगों तक पहुंचा है और हमने जो 10 साल में देश के अंदर एक बदली हुई तस्वीर पेश की है विकास की दृष्टि से, उसके आधार पर भी हम आज तीसरी बार जनता के बीच में हैं। अनुप्रिया जी, एक और बात कहना चाह रहा था। सोनभद्र भी आपको यानी अपना दल चुनाव वहाँ लड़ी है,
जो प्रत्याशी घोषित हुई हैं क्या वो चुनाव लड़ेंगी नहीं लड़ेंगी, लोगों के बीच में बहुत सारा संशय है। लोग कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने ये कहा है कि शायद पारिवारिक कारणों से चुनाव लड़ेंगे। क्या चल रहा है अभी, क्या होगा सोनभद्र में, क्या होने जा रहा है? देखिए, सोनभद्र सीट हमने पिछली बार भी लड़ी थी और इस बार भी हमारे पास ही है, हमारे कोटे में है। अपना दल केवल एक राजनीतिक संगठन नहीं है, हम एक परिवार की भावना से काम करते हैं और यही कारण है कि अपना दल का गठन 1995 में हुआ और इतने वर्षों का सफर हमने तय किया क्योंकि पारिवारिक भाव से यहाँ सभी कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। तो जब चुनाव लड़ने जैसा अहम फैसला हमारे सामने होता है तो हमने हमेशा अपने परिवार के, पार्टी के सदस्य को पहले प्राथमिकता दी है। तो हमारी जो प्रत्याशी घोषित की गई हैं श्रीमती रिंकी कौल, उनका परिवार हमारी पार्टी से जुड़ा है। उनके ससुर हमारे पार्टी से सोनभद्र के सांसद रहे, उनके दिवंगत पति हमारी पार्टी से 96 विधानसभा से विधायक रहे, आज वो हमारी पार्टी की विधायक हैं और इस नाते जो हमारे परिवार के सदस्य के रूप में जुड़े रहे हैं, इसलिए हमने उनको प्राथमिकता दी है। निश्चित रूप से कुछ बातें निकलकर पारिवारिक जरूर आई हैं, लेकिन आप समय की प्रतीक्षा करें, इन सारे बातों का समाधान हो जाएगा। मतलब रिंकी कौल चुनाव लड़ेंगी? हम इस प्रकरण पे बहुत जल्दी ही समय के साथ मतदाता को यही कहना चाहते हैं कि आप धैर्य रखिए। अपना दल का जो भी प्रत्याशी मैदान में होगा वो जीतेगा, 100% जीतेगा और सारे प्रश्न चिन्हों पर पूर्ण विराम लगा दिया जाएगा। लालू यादव का एक मैं बयान सुन रहा था और कांग्रेसियों का भी बयान सुन रहा था और प्रधानमंत्री जी का भी बयान सुन रहा था। लालू यादव कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे। अब वो आरक्षण कहां से निकालेंगे, ये इस पे उन्होंने कोई स्पष्ट अपना वक्तव्य नहीं दिया है। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर ओबीसी के बीच, ओबीसी से आरक्षण निकाल के मुसलमानों को दिया जाता है तो आप उसका कितना समर्थन करती हैं या कितना विरोध करती हैं? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से अपना दल का पक्ष रखना चाहती हूँ। हमारे देश के संविधान में जो पिछड़ों के लिए 27% के आरक्षण की व्यवस्था की गई, उसमें जो हमारे मुस्लिम समुदाय में पिछड़े जातियां हैं वो भी उसमें शामिल है। आरक्षण की व्यवस्था धर्म या मजहब के आधार पे हमारा संविधान इसकी अनुमति नहीं देता है। पूर्ण रूप से शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़ेपन के आधार पे 27% का आरक्षण दिया गया है, जिसमें हमारे ओबीसी वर्ग में आने वाले तमाम, जो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, जो पिछड़ी जातियां हैं वो इसका लाभ उठा रही हैं। और अगर हम अलग से कोई कोटा निर्धारित करने की बात करते हैं तो पहले इसमें हमें संवैधानिक प्रावधानों को देखने की भी जरूरत है और कहीं ना कहीं जो इस पिछड़े आरक्षण की मूल भावना है कि आरक्षण का लाभ, संरक्षण का लाभ जो पिछड़े हैं, जो दबे कुचले हैं, चाहे हिंदू में हो, चाहे मुस्लिम में हो या किसी और में हो, उसको लाभ मिलना चाहिए। इसके साथ कहीं ना कहीं अन्याय होगा। हमें इस पर ही ध्यान देने की जरूरत है। जो मुख्य धारा से पीछे रह गया है, दौड़ में पीछे रह गया है, उसे ही संरक्षण देकर आगे लाने की आवश्यकता है। मतलब आपका कहना है कि कोई हो, चाहे मतलब पिछड़ा मुसलमान भी हो, तो आप उसमें सहमति व्यक्त करती हैं नियमानुसार? हमारे देश के संविधान में पिछड़ी जातियों के लिए जो आरक्षण है उसमें हर पिछड़ा शामिल है पहले से ही, और अपना दल का स्पष्ट मानना है कि जो पिछड़ा है उसे ही संरक्षण दिया जाना चाहिए। जो पहले से ही विकास की धारा में आगे है, सामाजिक रूप से मजबूत है, उसे आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। जातिगत जनगणना को लेके आपके मन में क्या चल रहा है? पिछली बार मुझे याद है जब विपक्ष लगातार इस बात को लेकर सवाल कर रहा था, अपना दल का क्या रुख है जातिगत जनगणना को लेकर? देखिए, फिलहाल तो जातिगत जनगणना की अभी कोई तारीख सरकार ने तय नहीं की है। मुझे लगता है कि सरकार जब इसको लेकर कोई स्पष्ट समय सीमा या तारीख निर्धारित करेगी तब इस पर हमें ज्यादा बात करनी चाहिए। लेकिन जाति जनगणना के पक्षधर अपना दल है और हमारी सहयोगी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने भी बिहार में जब जातीय जनगणना हुई तो इसका विरोध नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी भी इसके साथ ही रही। नीतीश कुमार जी जिन्होंने जातीय जनगणना कराई, आज वो एनडीए का हिस्सा है। और मुझे लगता है कि जब जातीय जनगणना का प्रश्न व्यापक रूप से देश में चर्चा का विषय बना तो देश में ऐसा कोई भी राजनीतिक दल नहीं था जिसने कास्ट सेंसस का विरोध किया। तो मतलब यह है कि अगर भविष्य में ऐसा कुछ होता है तो अपना दल को उससे परहेज नहीं है।
अपना दल खुलकर कास्ट सेंसस की बात कर रहा है, उसकी वकालत कर रहा है। देश में इट्स हाई टाइम कि हम कास्ट सेंसस कराएं और देश में जितनी विभिन्न जातियां हैं उनकी गिनती हो, उनके प्रामाणिक आंकड़े देश के समक्ष आए और देश में तमाम नीतियां, कार्यक्रम, योजनाएं जो सबसे ज्यादा वंचित समूह हैं उन तक पहुंचे। ये अपना दल की सोच है। अच्छा, अब तो नीतीश कुमार आपके साथ है। एक समय चर्चा चल रही थी कि नीतीश कुमार मिर्जापुर से लड़ेंगे। आपको लगता है नहीं नॉमिनेशन में नीतीश कुमार को भी आमंत्रित करिए, वो भी आए? नहीं, सबका स्वागत है। वो तो मेरे लिए अभिभावक तुल्य हैं। यदि वो आकर आशीर्वाद देंगे तो मैं तो उसका स्वागत करती हूँ। स्वागत करती हैं आप। अच्छा, ये बताइए कि आशीष जी कितना आपका सहयोग करते हैं सारे कामों में? पॉलिटिक्स के अलावा भी मैं पूछूंगा, लेकिन पहले पॉलिटिक्स में बताइए कितने घंटे साथ आजकल रह रहे हैं ये? जैसे अपना दल राजनीतिक पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी, एक एक नेता लोकतंत्र के इस महापर्व में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए 18 घंटे काम कर रहा है, वैसे वो भी कर रहे हैं। मतलब मैंने तो पति के तौर पे पूछा था, मैंने तो कार्यकर्ता के तौर पे पूछा ही नहीं था। पति की भूमिका अलग होती है, लेकिन अपना दल एक राजनीतिक दल है और यहाँ पे हम में से हर एक व्यक्ति, मैं स्वयं इसमें शामिल हूँ, पहले हम पार्टी के कार्यकर्ता। मतलब आपने आशीष जी को भी कार्यकर्ता में एकदम बना दिया है? हर व्यक्ति जो अपना दल से जुड़ा है, अनुप्रिया पटेल भी पहले पार्टी की कार्यकर्ता है और हर कार्यकर्ता इस चुनावी दौर में, इस चुनावी समर में हमारी पार्टी के 100% के ट्रैक रिकॉर्ड को सुनिश्चित करने के लिए 15-15 से लेकर 18-18 घंटे काम कर रहा है। नहीं, बाद में आप समीक्षा करेंगे उसकी कि जो 18 घंटे काम नहीं किया है ना? देखिए, हर पार्टी समीक्षा करती है, हर पार्टी समीक्षा करती है और जिन कार्यकर्ताओं के अंदर पार्टी के प्रति, संगठन के प्रति निष्ठा होती है, समर्पण होता है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चुनावी समर ही होता है। चुनाव के दौरान जहां से आपकी पार्टी की असली ताकत तय होती है, तो जो भी व्यक्ति पार्टी के प्रति, विचारधारा के प्रति समर्पित है, उसके लिए फिर कोई चुनौती नहीं रह जाती। उसके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता चुनावी सफलता ही होती है। अनुप्रिया जी, एक ऐसा है ना, सीधा रैपिड फायर करते हैं, ठीक है ना? अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर मैं कहूँ पूरे देश और दुनिया में आपको किसी अपने फेवरेट व्यक्ति से मिलना हो तो किससे मिलना आपको पसंद होगा? नहीं, ऐसे तो बहुत सारे फेवरेट्स होते हैं जिंदगी में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारे फेवरेट्स होते हैं। मेरा कोई एक नहीं है। कई हैं? नहीं, बहुत सारे लोग हैं जीवन में जो आपको प्रभावित करते हैं और मैं उस सोच की हूँ कि इतनी बड़ी दुनिया में इतने सारे लोग हैं, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ सीखने के लिए होता है। आप जितने लोगों से मिलते हैं, किसी ना किसी का कोई ना कोई गुण आपको प्रभावित करता है और मुझे लगता है कि जिन गुणों से आप प्रभावित होते हैं उनको अंगीकार करने की कोशिश भी करनी चाहिए। कभी खाली समय मिलता है तो क्या करना पसंद है आपको? वैसे तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन यह है कि मेरा सवाल इसलिए है कि अगर कभी मिलता है तो क्या करना पसंद होता है आपको? खाली समय में मूवीज देखना, वेब सीरीज देखना, गीत सुनना, यही करती हूँ। तो अभी कौन सी मूवी? खाली समय होता कहाँ है? नहीं, अभी हाल में कोई फिलहाल मूवी भी देख पाई आप? अभी तो संभव ही नहीं है, अभी तो चुनावी वक्त है, चुनाव खत्म होने के बाद जरूर देखूंगी। अच्छा, ये बताइए, घर के काम में आशीष जी कितना हाथ बटाते हैं आपका? घर का काम आशीष जी कुछ भी नहीं करते हैं। नहीं, आपने कहा कभी इनको कुछ करने के लिए? भाई जब कहेंगे तभी तो करेंगे। नहीं, मेरे कहने के बाद भी नहीं करते। बहुत बड़ा सवाल है तो है। अच्छा, बच्चों की देखभाल में कितनी मदद करते हैं? नहीं, वो नहीं है। हमारा परिवार हम दो हैं। अच्छा, ठीक है। तो अब मुझे अब मैं एक आखिरी सवाल लेता हूँ। ये बताइए, माँ से कभी हाल फिलहाल में कोई बातचीत हुई? फिलहाल नहीं हुई। तो आशीर्वाद लेंगी नहीं लेंगी? आशीर्वाद तो माँ का सदैव है मेरे ऊपर। मैं आज जिन ऊंचाइयों पर हूँ कि मेरी माता पिता का आशीर्वाद है, उनका संघर्ष है, उनकी तपस्या है, उनके संस्कार हैं। माता पिता के आशीर्वाद के बिना कभी भी कोई भी संतान किसी भी ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकती। मेरी माँ का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ। चलिए अनुप्रिया जी, हम उम्मीद करेंगे कि देखिए इतने ढेर सारे लोग बैठे हुए हैं। देखिए, राजनीति बड़ी कठिन होती है, इसमें कोई शक नहीं है, और इसमें न सवाल और न जवाब, इन दोनों का अगर आपके पास अनुभव है तभी आप राजनीति में आगे बढ़ते हैं। अनुप्रिया जी का अब लंबा अच्छा खासा राजनीतिक अनुभव हो गया है और सबसे खास बात है कि आशीष जी का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। हाँ, ये अलग बात है कि खाना बनाने में उनका कोई योगदान नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर आपसे कहूंगा कि मिर्जापुर जो कि बनारस से सटी हुई सीट है, कुर्मी बाहुल्य मतदाता यहाँ पे हैं। यहाँ पे तीसरी बार अनुप्रिया पटेल चुनाव लड़ रही है और इनको जनता से बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। इनको लगता है कि यहाँ से जब जीत कर वो तीसरी बार जाएंगी तो मिर्जापुर के लिए बहुत कुछ कर पाएंगी।
दीपक के साथ मैं अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश।